वेलकम टू माई क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं, जो आपके काव्य खंड से ली गई है। और यह एक कविता है जिसका शीर्षक है उत्साह तथा अट नहीं रही है। उत्साह तथा अट नहीं रही, इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने कविता के जो कवि है उनके बारे में जीवन परिचय उनका हासिल कर लिया था। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और फिर उत्साह और अट नहीं रहे, इस अलग अलग शीर्षक से आपके पाठ्य पुस्तक में यह इनकी 2 कविताएं रखी गई है। उसमें से हमने पहले उत्साह इस कविता को सेशन नंबर 1 में पढ़ा। उसके पहले काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब सेशन नंबर 2 में हम उत्साह इस कविता के दूसरे काव्यांश को अर्थात दूसरे स्टैंजा को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्साह इस कविता का सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं। उत्साह यह एक आह्वान गीत है, जिसे हम पुकार गीत भी कहते हैं, जिसे कवि ने बादलों से संबोधित लिखी है। बादल निराले जी के प्रिय विषय माना जाता है। एक तरफ कविता में बादल पीड़ित पैसेजन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अब देखिए, इसके पहले जो काव्यांश को हमने पढ़ा था, उसमें कविता के जो भाव हमने देखे थे, उसमें यही तो कविता में कवि कह रहे थे कि बादल गरजो। आप बादल तो गरजते हैं, लेकिन गरजने के साथ उनको बरसने के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि बरसात के पहले जो गर्मी का मौसम था, उसके वजह से क्या हो गया था, पूरी धरती पृथ्वी तपी हुई है। उसके तपन से सारे लोग बेहाल है। और ऐसे बेहाल लोगों के मन में अगर तुम्हें उत्साह निर्माण करना है, तो सिर्फ गरज कर नहीं बल्कि तुम्हें बरस कर उनके जीवन में नवनिर्मिति करनी होगी। और जैसे ही तुम बरसात के रूप में धरती पर छा जाओगे, तो इसे क्या हो जाएगी, पृथ्वी तो सुखद हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सजीव सृष्टि है, वो क्या हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। तो इस तरह एक तरफ पीड़ित पैसेजन की वह आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर के लिए। अब देखिए, जो कविता लिखते हैं, हम सबको पता है कि साहित्यिक विधाएं जो होती है, वह नव समाज को चेंज करने के लिए, सामाजिक बदल लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए उनका एक प्रभावशाली महत्व माना गया है। और उस समय जब कवि ने यह कविता लिखी थी, उस समय का जो वातावरण था समाज का, कैसे था कि अन्य शासक देश पर आक्रमण कर रहे थे, हमारा देश गुलामगिरी में था। और ऐसे समय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, क्रांति की भावना जागृत करने के लिए, क्रांति की चेतना को जागृत करने के लिए वो कवि निराला जी बादल का माध्यम बनाकर सोए हुए कवियों के मन में उनको नए अंकुर निर्माण करने के लिए कहते हैं। और वह बादल रूपी जो अंकुर कवि के मन में फैलेगा, वो कैसा होगा, विध्वंस, विप्लव अर्थात विद्रोह का, और विध्वंस का कि मतलब नष्ट करने की भावना। सब कुछ जो विध्वंस किसका करना है, मन में जो निराशा छाई हुई है, और कवि के मन में निराशा छाने की वजह से वह सोया हुआ है। अर्थात उसे अपने कवि का जो कार्य होता है कि अपने मन को उत्साहित करके लोगों को जागरूक करना, तो इस प्रकार उसके मन में जो विध्वंस है, जो विद्रोह की भावना है, उसको जागरूक करना है और क्रांति की चेतना जागरूक करते हुए लोगों को जागरूक करना है। तो इस प्रकार से बादल के माध्यम से कवि बादल को दोहरी भूमिका में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे सारांश में, कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। अब देखो किस प्रकार से दोनों है। हमने पहले स्टैंजा में पढ़ा था कि जो बादलों को किसके प्रकार कहा गया है कि जो छोटे बालक होते हैं, उनके बाल कैसे घुंघराले होते हैं, तो वह बादल का रूप भी जो है काले काले घुंघराले बालों के समान सारे संसार पर व्याप्त है, सारे क्षितिज में व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है। और ऐसी कल्पना के बादल लग रहे जैसे कि देखो, अब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके
बहुत सारे कल्पनाएं होते हैं और वो स्थिर कल्पना नहीं होते हैं, एक के बाद वो कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं। उसी प्रकार पूरे आकाश में क्षितिज तक फैले हुए जो काले घुंघराले बाल है वह भी कल्पना रूपी बादल है और वह अब आएंगे, अब बरसेंगे, पृथ्वी की इस अग्नि को, इस तपन को मिटाएंगे। इस प्रकार की कल्पना करके कवि एक तरफ सुंदर कल्पना स्थापित करे तो दूसरी तरफ क्रांति की चेतना भी दे रहे कि कवि के माध्यम से वह कविता लिखने के लिए, और ऐसी कविता जिससे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना, क्रांति की भावना निर्माण हो जाए। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अब हमने इस सारांश को देख लिया है। अब हम कविता की जो दूसरा स्टांजा है, सेकंड स्टांजा, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता का दूसरा काव्यांश है। कवि कहते कि बादल गरजो विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निधाग के सखल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि बादलों को संबोधित करते कह रहे हैं कि आप गरजो और इस पृथ्वी पर बरसना आरंभ कर दो। विकल, विकल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दो शब्द देखो, विकल विकल, उन्मत्त उन्मत्त थे। अब व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर हम अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, क्योंकि विकल विकल और उन्मत्त उन्मत्त इन दो शब्दों का पुनरावृत्ति की है। विकल का अर्थ क्या होता है? उदास। हाँ, उन्मन, उन्मन मतलब जिसका मन उन गया है, उदास हो गया है, बेचैन हो गया है। या विकल का अर्थ हम लेंगे बेचैन और उन्मन का अर्थ लेंगे हम उदास। अब देखिए बेचैन किसकी वजह से होते हैं हम? जब हमारी मन चाहे कोई बातें नहीं होते हैं, और हमारे उदासी के कारण भी ऐसे होते हैं ना कि जब हमें जो वस्तुएं चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए, हमारे मन जैसा कुछ नहीं होता है और उस समय हम बेचैन और उदास हो जाते हैं। अब कवि कह रहे हैं कि हे बादल तुम बरसना आरंभ कर दो, नहीं तो क्या होगा, इस तपी हुई पृथ्वी पर, इस तपी हुई धरा पर जो लोग आशा रखे हुए हैं कि कब बरसात होगी और हमारी इस बेचैनी को, हमारी उस उन्मन को, हमारी उस उदासी को दूर कर देंगे। तो अब लोगों के बीच में क्या हो गया, गर्मी का मौसम है और इसके लिए अब हम सबको पता है कि गर्मी के मौसम में कितने सारे परेशानियां लोगों को होती है ना, कि कभी कभी तो बरसात न होने की वजह से, बारिश समय पर न होने की वजह से, या लगातार 2-3 साल बरसात अच्छी नहीं होती, इससे क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। और गर्मी के दिनों में तो सारे संसार को परेशानियां छानी पड़ती है। एक तो सूरज की तापनदायक किरणें होती है और कभी कभी तो किसी स्थान पर पानी के भी लाले पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। और ऐसे प्यासे लोग, अब सिर्फ लोग ही पैसे नहीं, ये धरती भी प्यासी हो जाती है। उसके तड़प को मिटाने की तड़प की, पृथ्वी की, यहाँ की सजीव की, लोगों की जो तड़प है वो मिट नहीं पाती है और इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो विकल विकल ऐसे बेचैन बेचैन और उन्मत्त थे उन्मत्त कि उदास से उदास जो विश्व के निधाग के सकल जन, सकल मतलब संपूर्ण, सकल संपूर्ण जन, जन अर्थात लोग, विश्व, विश्व अर्थात इस संसार, संसार के निदाग, निदाग का अर्थ क्या है, गर्मी। अब देखिए गर्मी, इस गर्मी की वजह से क्या हो गया है, सकल जन, विश्व के सकल जन, संसार के सारे जन, लोग, इसमें सारे सजीव भी आ सकते हैं, गर्मी के वजह से क्या हो गए हैं, उदास, विकल विकल उदास और उन्मन, बेचैन हो गए हैं। और ऐसे समय में कवि बादलों को गरजते हुए बरसने के लिए कह रहे हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। घन, घन का अर्थ भी क्या होता है, बादल। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं होता है। ऐसे कौन होते हैं जिसका अंत नहीं होता है, किसे कहते हैं हम, आकाश को। तो कवि कहते हैं कि ऐसे जिसका अंत नहीं होता है, ऐसे आकाश में
घन बादल आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात मतलब अनजान, जिससे हम जानते नहीं है, ऐसे दिशा से। अब देखिए हमें तो पता है कि दिशा अलग अलग दिशा होते हैं, 4 दिशा, प्रमुख दिशाएं 4 होते हैं, उनकी उप दिशाएं और 4 होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 8 दिशा होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पर आए मेहमान के रूप में, तो हम बता सकते हैं कि वह इस दिशा से आया है, वह इस स्थान से आया हुआ है। लेकिन आकाश कैसा होता है? अनंत, और उसकी तो दिशाहीन वह होता है ना, हम उसके आकाश की दिशा का तय नहीं कर पाते। तो इस प्रकार घन बादल, कवि कहते कि तुम इस प्रकार से आओ और पूरे संसार पर छा जाओ, आकाश के अनंत अज्ञात दिशा से तुम बरसना आरंभ कर दो। तो इस प्रकार जब कवि कहते हैं कि बरसना आपका आरंभ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कवि कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो ऐसे अनजान दिशा से वो आए हैं और उसका स्वागत सारा संसार कर रहा है, उसके इंतजार में सारा संसार बैठा हुआ है। तप्त धरा जल से फिर, अब देखिए, और जब तुम इस प्रकार से आकाश के अनजान दिशाओं से आओगे तो क्या हो जाएगा? तप्त धरा, तप्त मतलब जो तपी हुई है, जलती हुई है। धरा, धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी कैसी है? तपी हुई है, जल रही है, गर्मी की वजह से, सूरज के तापदायक किरणों की वजह से वो तपी हुई है। और ऐसे जल रही धरती पर, तपी हुई धरती पर अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों का वर्षा रूपी जो पानी उस पृथ्वी पर आएगा, तो वह क्या हो जाएगा? जल से फिर बादल बरसने लगेंगे और जल रूपी वर्षा के रूप में, पानी के रूप में जब वह पृथ्वी पर आ जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी तपन किसमें बदल जाएगी? शीतलता में। शीतलता में, उसकी ठंडक में उसको परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखो, तपन और शीतल दोनों अपोजिट वर्ड्स है। तो इस प्रकार हमें कवि कह रहे हैं कि जब बरसात के रूप में तुम छा जाओगे पूरे पृथ्वी पर, वो उस पृथ्वी की तपन मिट जाएगी और उस तपन को मिटाकर तुम उस पृथ्वी को ठंडक कर दो, शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल गरजो। इस प्रकार कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। अब देखते हैं इन जो काव्यांश हमने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। विकल बेचैन, उन्मन उदास, निदाग गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं होता है, और वो कौन होता है? आकाश। तप्त जलती, धरा पृथ्वी। भावार्थ देखते हैं इस काव्यांश का। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अर्थात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। इस काव्यांश की विशेषता देखते हैं कि उपरोक्त काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यह जो कविता है वह छंद मुक्त शैली में लिखी गई है। अब एक प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। जो पहला जो काव्यांश था, पहला सेशन में हमने जो पहला काव्यांश देखा है और सेकंड सेशन में जो दूसरा काव्यांश देखा है, इन दोनों काव्यांश को संदर्भित एक प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया होगा कि बादल वर्षा करके पीड़ित पैसे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने उत्साह इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसका दूसरा जो काव्यांश है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।